नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। एल्विश यादव ने जीता रियलिटी शो, इसलिए सीएम शिंदे के बचाव में उतरे देवेंद्र फडणवीस। संजय राउत ने पूछा था रिश्ता। तेजस्वी ने मानहानि मामले में ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाली अर्जी, जानिए आवेदन में क्या कहा। यूएसएसआर की तरह ही ढह जाएगा यूएसए, हमास की धमकी। राजस्थान चुनाव में इन दो वजहों से मिलेंगे अधिक वोट, बड़े सर्वे में कांग्रेस सरकार पर कहा भारी पड़ी बीजेपी। डंकी पोस्टर, सरहद पार जाने की जिद में झोला उठाकर चले शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विकी कौशल भी आए नजर। अब खबरें विस्तार से। रेव पार्टी के लिए सांपों के जहर की सप्लाई के आरोप में घिरे एल्विश यादव को लेकर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे को विपक्ष के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। महाविकास आघाड़ी नेताओं की तरफ से उठाए जा रहे सवालों के बीच देवेंद्र फडणवीस ने सीएम का बचाव किया है। रेव पार्टी के लिए सांपों के जहर के मामले में फंसे एल्विश यादव को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के नेताओं द्वारा सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधे जाने के बाद शिवसेना यानी उद्धव बाला साहेब ठाकरे की तरफ से बड़ा हमला सामने आया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि इस देश का सबसे बड़ा ड्रग माफिया जो सांपों का जहर बेचता है, जिसका इस्तेमाल रेव पार्टियों में किया जाता है, वह एल्विश यादव सीएम आवास पर आया था। सीएम शिंदे पर विपक्ष के हमलों के बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बचाव में आगे आए हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा था कि एल्विश यादव का स्वागत किया गया और भगवान गणपति की आरती की गई। क्या महाराष्ट्र में हो रहे नशे के कारोबार के तार राज्य सरकार से जुड़ी है? क्या सीएम के पास इस बात की खुफिया जानकारी नहीं है कि आपके आवास पर कौन आता है? देश जानना चाहता है क्योंकि यह ड्रग मामला देश से जुड़ा है। राउत और दूसरे विपक्ष के नेताओं ने निशाना साधने पर देवेंद्र फडणवीस ने बचाव किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का कहना है कि जब भी सीएम आवास पर गणेश उत्सव होता है तो मशहूर हस्तियां वहां आती है, सभी क्षेत्रों के लोग वहां आते हैं। मुझे लगता है कि एल्विश यादव ने उस समय एक रियलिटी शो जीता था, इसलिए उन्हें वहां लाया गया होगा। उस समय उन पर कोई आरोप नहीं था। मुझे लगता है कि सीएम को इस सब में घसीटना बिल्कुल गलत है। अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसे दंडित किया जाएगा, लेकिन सीएम पर आरोप लगना गलत है। बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव पर रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने का आरोप। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ FIR दर्ज की है और जांच कर रही है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी के NGO से मिली टिप के आधार पर नोएडा पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट भी किया है, तो दूसरी तरफ एल्विश यादव ने सभी आरोपों से इनकार भी किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, साथ ही गुजरात की अहमदाबाद कोर्ट को सूचित कर दिया है। तेजस्वी यादव ने अहमदाबाद अदालत में उपस्थिति से छूट मांगी। कोर्ट ने उन्हें उनकी कथित टिप्पणी केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं के लिए आपराधिक मानहानि मामले में 22 सितंबर को तलब किया था। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को यहां एक निचली अदालत को सूचित किया। उन्होंने अपने खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले के स्थानांतरण का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और वहां विषय पर 6 नवंबर की सुनवाई होने की संभावना है। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के नेता ने अपने वकील के मार्फत अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट DJ परमार की अदालत में पेशी से छूट देने का अनुरोध किया है। अदालत ने उनकी कथित टिप्पणी केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं को लेकर एक आपराधिक मानहानि मामले में 22 सितंबर को उन्हें तलब किया था। अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और 2 दिसंबर के लिए इसकी सुनवाई निर्धारित की। शिकायतकर्ता हरीश मेहता के वकील ने दलील दी कि चूंकि इस विषय पर अब तक उच्चतम न्यायालय में सुनवाई नहीं की गई है और कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है, इसलिए निचली अदालत को तेजस्वी की अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई जारी रखनी चाहिए। शनिवार को पेशी से छूट के लिए दिए गए आधार में बताया गया कि आज के दिन तेजस्वी की आधिकारिक कार्यक्रम में व्यस्तता है, साथ ही
में उन्होंने आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 406 के तहत शीर्ष न्यायालय में एक याचिका दायर कर मामले को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। राजद नेता ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध मुकदमे की सूची के अनुसार उक्त स्थानांतरण याचिका 6 नवंबर के लिए सूचीबद्ध है। इस याचिका में तेजस्वी ने कहा है कि वह कानून का पालन करने वाले नागरिक और बिहार के उप मुख्यमंत्री है तथा पटना में अपने आधिकारिक पते पर निवास करते हैं। इसमें कहा गया है कि इसलिए अर्जीकर्ता आरोपी इस अदालत में समक्ष आगे की कार्रवाई में आवश्यक व आधिकारिक प्रतिबद्धताओं के कारण शामिल नहीं हो सकते हैं। इनमें आम लोगों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं की देखरेख शामिल है जो आगामी त्योहार के मद्देनजर आवश्यक है। हमास के अधिकारी ने चेतावनी दी है कि क्षेत्र में अमेरिका के सभी दुश्मन बातचीत कर रहे हैं और करीब आ रहे हैं। वह दिन आ सकता है जब वे एक साथ युद्ध में शामिल होकर अमेरिका को अतीत की चीज में बदल देंगे। इजराइल के साथ जारी युद्ध के बीच हमास के सीनियर अधिकारी अल बराका ने चेतावनी दी है कि एक दिन संयुक्त राज्य अमेरिका अतीत की बात हो जाएगा और USSR की तह ढह जाएगा। अली बराका ने 2 नवंबर को एक लेबनानी यूट्यूब चैनल के साथ एक इंटरव्यू में ये टिप्पणी की। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इंटरव्यू में बराका ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना ब्रिटेन और ग्लोबल फ्रीसोनरी द्वारा की गई थी और यह USSR की तहत ही ढह जाएगा। हमास के अधिकारी ने चेतावनी दी है कि क्षेत्र में अमेरिका के सभी दुश्मन बातचीत कर रहे हैं और करीब आ रहे हैं। वह दिन आ सकता है जब वे एक साथ युद्ध में शामिल होकर अमेरिका को अतीत की चीज में बदल देंगे। उन्होंने कहा, अमेरिका शक्तिशाली नहीं रहेगा। अली बराका ने अमेरिका पर हमला करने की उत्तर कोरिया की क्षमता की भी सराहना की। उन्होंने कहा, हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर कोरिया का नेता शायद दुनिया का एकमात्र नेता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला करने में सक्षम है। वह इकलौते हैं। अली बराका ने कहा कि उत्तर कोरिया के पास अमेरिका पर हमला करने की क्षमता है। वह दिन आ सकता है जब उत्तर कोरिया हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि आखिरकार वह गठबंधन का हिस्सा है। हमास के अधिकारी ने कहा कि हमास की एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में मॉस्को की यात्रा की और एक बीजिंग भी जाएगा। जेरूसलम पोस्ट ने उनके हवाले से कहा, आज रूस हमसे दैनिक आधार पर संपर्क करता है। चीन ने दोहा में दूत भेजे और चीन और रूस ने हमास के नेताओं से मुलाकात की। हमास के एक प्रतिनिधिमंडल ने मॉस्को की यात्रा की और जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल बीजिंग की यात्रा करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक बराका ने कहा, ईरान के पास अमेरिका पर हमला करने की क्षमता नहीं है। अगर ईरान ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया है तो वह क्षेत्र में जायोनी इकाई और अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता है। आइए हम चीजों को वैसे ही कहे जैसे वह है, तो ईरान के पास ऐसे हथियार नहीं हैं जो अमेरिका तक पहुंच सके। लेकिन अगर अमेरिका स्पष्ट रूप से अपना हस्तक्षेप बढ़ाता है तो ईरान इजराइल और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और जहाजों पर हमला कर सकता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से 21 दिन पहले एक सर्वे में सामने आया है कि इसमें महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर लोगों ने अपनी चुनावी राय सामने रखी है। इन दोनों ही मुद्दों पर सत्ताधारी कांग्रेस पर अविश्वास जताते हुए लोगों ने सर्वे में बीजेपी पर भरोसा दिखाया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 से ठीक पहले प्रदेश का एक ताजा चुनावी सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में प्रदेश की जनता से चुनावी मुद्दों के बारे में पूछा गया। महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों पर लोगों से बातचीत की तो प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस की बजाय बीजेपी पर भरोसा जताया। चूंकि ये दोनों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है, विधानसभा चुनाव में ये दोनों मुद्दे बड़े असरकारी जाने जाते हैं। अगर इन दोनों मुद्दों के आधार पर लोग वोट करेंगे तो कांग्रेस की बजाय बीजेपी भारी पड़ती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? इस सवाल के जवाब में 21% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया, जबकि 20% लोगों ने महंगाई को जरूरी मुद्दा बताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा है कि युवाओं को रोजगार देने में कांग्रेस सरकार ने बेहतर काम किए। करीब 3 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी। बेरोजगारी के मुद्दे पर सर्वे में जो लोगों ने राय रखी है वह कांग्रेस के लिए फायदेमंद नजर नहीं आ रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पर 44% लोगों ने बीजेपी को समर्थन देने की बात कही, जबकि 40% लोगों ने कांग्रेस का समर्थन किया। शेष 16% ने दोनों ही दलों का साथ नहीं दिया।
बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर भले ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कई योजनाएं लॉन्च करते हुए प्रदेश की जनता को राहत देने का प्रयास किया, लेकिन ज्यादातर लोग बीजेपी के समर्थन में खड़े हैं। गहलोत के तमाम प्रयास धरातल पर कारगर होते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि ये सर्वे 30 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया है। 3032 लोगों से सीधी बात करके उनसे विभिन्न सवाल पूछे गए। 24 से 30 अक्टूबर तक किए गए इस सर्वे के आधार पर यह ओपिनियन पोल सार्वजनिक किया गया है। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म डंकी का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। इसमें शाहरुख खान के साथ तापसी पन्नू, विक्रम कोचर, अनिल ग्रोवर और विकी कौशल नजर आ रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं फिल्म के नए पोस्टर। मालूम हो डंकी 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। शाहरुख खान के जन्मदिन पर मेकर्स ने डंकी ड्रॉप 1 के पहले टीजर को रिलीज किया, जिसमें फैंस का अच्छा रिस्पांस मिला। फिल्म की प्यारी कहानी का भी अंदाजा लगा। अब शाहरुख खान की डंकी से नए पोस्टर रिलीज हो गए हैं, जिसमें उनके साथ अन्य कास्ट के लोग भी दिख रहे हैं। निर्माताओं ने शनिवार को डंकी के पोस्टर लॉन्च किए, जिसमें शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्रम कोचर, अनिल ग्रोवर और विकी कौशल जैसे 5 किरदारों को एक साथ दिखाया गया। पोस्टर में शाहरुख खान सरहद पार जाने के लिए खून पसीना एक करते दिख रहे हैं। जियो स्टूडियोज, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और राजकुमार हिरानी फिल्म की प्रस्तुति। राजकुमार हिरानी और गौरी खान द्वारा निर्मित, अभिजात जोशी, राजकुमार हिरानी और कनिका ढिल्लो द्वारा लिखित डंकी इस दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली है। डंकी का रिलीज डेट की बात करें तो इस दिन प्रभास की सालार भी रिलीज हो रही है। अब देखना यह है कि बॉक्स ऑफिस पर डंकी और सालार में से कौन सी फिल्म बाजी मारेगी। दोनों ही फिल्मों का क्रेज जबरदस्त देखने को मिल रहा है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।